Assalamu alaikum everyone. This is the second unit of program security, and in this unit we are going to discuss non-malicious program errors. Right. So let's directly start with non-malicious program errors. क्या होते हैं? नॉन मैलिशियस प्रोग्राम एरर्स का जो मेन कंसर्न होता है वो तब होता है जब आप अनइंटेंशनली इस तरह के एरर्स को जनरेट कर दें। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना जो कि इंटेंशनली ना हो, जैसे कि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस और एज प्रोग्रामर एंड और अदर डेवलपर्स कैन मेक मिस्टेक्स। हमसे कोडिंग करते हुए गलतियां हो जाती हैं, हमसे पासवर्ड्स देते हुए गलतियां हो जाती हैं। तो दीज आर समथिंग विच इज टोटली अनइंटेंशनल। हम जानबूझ के इन एरर्स को जनरेट नहीं करवाते। तो बाय मिस्टेक जो अनइंटेंशनली जो एरर्स जनरेट हो जाते हैं, जो जिन मिस्टेक्स की वजह से एरर जनरेट हो जाते हैं, उन एरर्स को नॉन मैलिशियस प्रोग्राम्स एरर कहते हैं। एंड ऑब्वियसली एज दे आर अनइंटेंशनल, वो इंटेंडेड नहीं होते कि वो सिस्टम को कोई बड़ा लॉस पहुंचाएं, तो ऑब्वियसली वो सीरियस सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी नहीं होती उसकी। राइट, सो a few classes of errors have been more serious errors for programmers and serious professionals। अब कैसे सीरियस कभी कभी हो सकते हैं, जब फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास हमारा कोई बफर है। ठीक है, अब उस बफर का साइज जो है वो है 20 MB। राइट, अगर 20 MB उस बफर का साइज है और अगर मैंने उसमें जो डेटा दे दिया वो बाय मिस्टेक 80 MB का डेटा दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं 80 MB का डेटा दे दूंगी अपने बफर में, तो ऑब्वियसली मेरा बफर ओवरफ्लो कर जाएगा और जो भी मेरा डेटा होगा, जो 60 MB रिमेनिंग डेटा है, वो जो है वो सेव नहीं हो पाएगा। राइट, so this is something which is the concept of buffer overflow error, incomplete mediation, and check of time to check of use errors. We are going to see these kinds of errors in a more detail. Right, so let's discuss more about buffer overflow errors. Buffer overflow errors are like कि जब आपका कोई स्ट्रिंग है या आपको कोई एरे है और उसका साइज आपने रॉन्ग दे दिया, या तो जो है आपने उसका साइज इतना कम दे दिया कि आपकी मेमोरी इतनी थी नहीं और आपने उससे साइज बड़ा साइज दे दिया। तो फॉर दिस रीजंस इन बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा है कि जहाँ प्रोग्रामर जो है अपने बफर का मैक्सिमम साइज पहले से ही बता देता है, सो दैट कंपाइलर जो है कैन सेट असाइड दैट अमाउंट ऑफ स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास पहले से उसने ना स्पेस फिक्स कर दी कि ये 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। राइट, so the script is out of bounds, that is it does not fall between 0 to 9, so we have a problem here. In some programming languages buffer size need not to be predefined, जैसे कि C does not perform array bound checking, कोई array bound checking नहीं करती, उसने डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि इतनी मेमोरी है भी या नहीं। तो similar problems caused by pointers for which there is no way to define a proper लिमिट, तो ये एक इशू है जिससे वजह जो दैट लीड्स ऑब्वियसली टू बफर ओवरफ्लो एरर्स। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग्स अबाउट इट कि डैमेज क्या होता है। फिर अगर चलें बफर ओवरफ्लो एरर आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है जो कि एक अच्छा खासा बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि यहाँ पे हमारा कुछ डेटा पहले से स्टोर था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमारा पहले से स्टोर था और ये स्पेस ऑक्यूपाई थी न्यू डेटा के लिए, और वो आउट ऑफ बाउंड होने की वजह से ओवरफ्लो कर गया। तो जब ओवरफ्लो कर गया तो मेमोरी तो है, भले उस मेमोरी में पहले से कोई कोड लिखा हुआ है या कोई टेक्स्ट है, कोई डेट, किसी भी तरह का कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेमोरी तो है। तो वो उस मेमोरी में इस डेटा को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा ओवरराइट हो गया। राइट, या फिर कोड है तो कोड ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग हो सकता है कि आपकी मेमोरी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा वो ओवरराइट कर दे, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही मेल फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, सिस्टम का कोड चेंज हो जाए। राइट, so these are something kind of disadvantages which impacts badly, and other implications of buffer flow attack or buffer overflow इसके जो आपका अटैकर है, इनफैक्ट जो आपका नॉन मेलिशियस अटैकर होगा, क्योंकि उसने अटैक तो करा नहीं है, उसने अनइंटेंशनली बट उसने अटैक कर दिया है, इस वजह से वो एक अनइंटेंशनल अटैकर की तरह बिहेव करेगा, जो कि मेलिशियस डेटा वैल्यूज या इंस्ट्रक्शन कोड्स आप जो है ओवरफ्लो में आपके ले जाता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं, दे डू नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटा इज टू बी laid out in memory. So some implications of C may leave space between array and variables on the stack. अब स्टैक में जब एरे और वेरिएबल्स के बीच में स्पेस रह जाती है, फॉर इंस्टेंस टू मिनिमाइज एलियासिंग इफेक्ट्स, तो वहां आपके पास
ये सारी इम्प्लीकेशंस हैं कि अब ओवरफ्लो आ सकता है, क्योंकि देखिए ना आपके पास मेमोरी है, अगर इस बात को मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके पास ये मेमोरी है और आपको लगता है इतनी ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कहीं कुछ मेमोरी में आपके पास कुछ इंस्टेंस पे आपके पास कोई एरे सेव हुआ, उसके बाद उसने कोई स्पेस छोड़ दी, फिर दूसरे वेरिएबल्स को सेव किया, तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि इतनी स्पेस खाली होगी, मगर वो खाली नहीं होती, वो बीच में वो स्पेस रह जाती है और आगे आपकी मेमोरी में और स्पेस होती ही नहीं है, मेमोरी आपकी फुली फिल्ड है। तो ये ऑब्वियसली जब आप ये सारे चेक्स नहीं रखेंगे तो दीज implications leads to buffer overflow, right? So let me clear the annotations. Okay, तो मूविंग फॉरवर्ड बफर ओवरफ्लो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है? देखें, जो हमारा वेब सर्वर अटैक है ना, वो बिल्कुल बफर ओवरफ्लो की तरह ही होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा सा एक स्ट्रिंग होता है जो कि वेब सर्वर को पास किया जाता है, जिसके बाद वेब सर्वर हमारा डाउन हो जाता है। तो बफर ओवरफ्लोज आर स्टिल कॉमन, ऐसा नहीं है कि आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं, और ये अटैकर्स यूज करते हैं ताकि वो आपके सिस्टम को, जो डेलिब्रेट अटैकर होते हैं ना, वो बफर ओवरफ्लो को बाकायदा यूज करते हैं ताकि वो आपके सिस्टम पे टेक ओवर ले लें, by obviously by taking control over. So there are large number of vulnerabilities due to buffer overflows. This persist in many softwares and systems. As it is, we have concept of talk to queue. ये टॉक टू क्यू क्या है? ये बेसिकली हमारा टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज एरर्स है। हम जब भी कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में एक फंडामेंटल पार्ट होता है एक्सेस कंट्रोल का। वी वांट टू मेक श्योर दैट ओनली दोज हु शुड एक्सेस एन ऑब्जेक्ट आर अलाउड दैट एक्सेस। ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर एरिया अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ खास किस्म के लोग यूज करें, तो हमेशा हमारा टारगेट होता है कि वही यूज करे, कोई और यूज ना करे। सो एवरी रिक्वेस्टेड एक्सेस में बी गवर्न बाय मेडिएटेड एक्सेस पॉलिसीज enforcement agent. Incomplete mediation problems occurs when access is not checked universally. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड दैट यूजेस रिलेटिवली ट्रस्टेड avenues ads to trick users into visiting malicious sites. होता क्या है कि जैसे हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं ना, अब हमारे पास किसी वेबसाइट में HTTPS है, ठीक है, अब हमारे पास सेम उसी वेबसाइट का लिंक आता है और वो हमसे कहता है कि आप जो है ना इसमें अपना डेटा डाल दें और यहाँ से आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। होता क्या है, वो HTTPS नहीं होता, वो HTTP होता है, बाकी लिंक सेम होता है। ठीक है, तो आप लिंक्स के आगे कुछ चीजें एक्स्ट्रा अपेंड करके या कोई एक्स्ट्रा चीज हटा के एक नया लिंक क्रिएट कर देते हैं, और अपेरेंटली यूजर को ऐसा लगता है कि ये तो वही लिंक है जिससे मैं अपना अकाउंट एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो these kind of attacks often occur in the form of advertising spaces being sold by websites and purchased by spady companies. तो एक्चुअली इसमें आपके साथ यही कर रहे होते हैं कि आपके पास, जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस करें तो साइड में एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि इस पे क्लिक करें तो आप यू विल विन समथिंग और दिस और लाइक जस्ट प्ले अ गेम ऑनलाइन, और या आप इस चीज पे लिंक जस्ट क्लिक करें और आप गेम खेल रहे हैं। तो क्या होता है, आप जस्ट उस पर क्लिक करते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, और वहां आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, दैट इज परफॉर्म विद अ बेट एंड स्विच इन द मिडल। ठीक है, बेट एंड स्विच इट्स ऑल इट्स समथिंग व्हिच इज एज आई हैव टोल्ड यू कि ये टाइप ऑफ फ्रॉड है, जिसमें आपके पास किसी भी तरह के लिंक्स आ जाते हैं, किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, जिससे बस क्लिक करने की देर होती है और उसके बाद आपकी जो भी सीरियलाइजेशन है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है किसी फ्लॉ के साथ और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल एंड प्रिवेंशन इज लाइक के देखे ना, जैसे आपका प्रोग्राम है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपका एक प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, उस प्रोग्राम ने एक्स की वैल्यू को 10 रीड करा, उसके बाद वो कह रहा है कि एक्स में 5 प्लस कर दो, मतलब वो कह रहा है 15 कर दो। और एक प्रोग्राम 2 है जिसने एक्स की वैल्यू को 10 रीड करा। ठीक है, मगर एक्स की वैल्यू 15 है। होना क्या चाहिए कि मेरा प्रोग्राम मेरे एक्स की वैल्यू को 15 रन करता, फिर उसमें मेरे 3 ऐड करता और एक्स की वैल्यू 15 से हो जाती 18। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरा प्रोग्राम है, जिस टाइम पे उसने एक्स की वैल्यू को 10 रीड करा और जिस टाइम पे मेरा प्रोग्राम उसको अपडेट कर रहा था, उससे पहले प्रोग्राम 2 ने भी एक्स की वैल्यू को 10 रीड कर दिया। तो आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं करी, जिसकी वजह से आपका आउटपुट 18 नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपका आउटपुट 15 ही आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है। ठीक है, जो कि गलत आउटपुट है, क्योंकि उसने 10 को रीड करके उसमें 3 ऐड कर दिया, ज्यादातर 10 उसने 15 को ऐड करके उसमें 3 ऐड कर दिया।
तो आपका आउटपुट सही नहीं आया। अब इसकी प्रिवेंशन ऐसे पॉसिबल है कि आप हमेशा टाइम लैग से अवेयर रहें और डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट यूज करें ताकि आप अपने डेटा को लॉक कर सकें आफ्टर चेकिंग देम। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग विच इज नोन एज टाइम ऑफ चेक टू टाइम ऑफ यूज एरर्स। ठीक है, कि जिस टाइम आप चेक करें ना उस टाइम आप उस पर लॉक लगा दें। ठीक है, टाइम ऑफ चेक कर जो है और टाइम ऑफ यूज आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम मैंने 10 को चेक कर दिया। अब जब मैंने 10 को चेक किया ना, तो जब तक मैं इसको यूज ना कर लूं, इसको कोई दूसरा चेक ना करे। चेक मीन्स एक तरीके से अल्टीमेटली मीन्स एक्सेस। जब P1 10 को एक्सेस करे, जब 10 को एक प्रोसेस 1 एक्सेस कर रहा है, तो जब तक वो उसको यूज ना कर ले तब तक प्रोसेस 2 10 को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह आप करते क्या है, जैसे ही P1 10 को एक्सेस करेगा आप इस पे लॉक कर दोगे कि भाई अभी इसको P1 एक्सेस कर रहा है, जब तक इस पर्टिकुलर वेरिएबल को P1 अपडेट ना कर दे तब तक P2 इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि आप जिस टाइम पे चेक करते हो उस टाइम पे आप कोई और दूसरा उसको यूज कर लेता है। Right. So security implication is like checking one action and performing another is an example of ineffective access controls. Right. So this is something which is known as कि आप कितना effectively access controls use कर रहे हैं, और जितना effectively आप access controls use करेंगे उतना ज़्यादा आप इस तरह के attack से बचेंगे. Right. So these were some examples and some discussions about malicious attack. Now, in the next discussion, we'll be talking about viruses and other forms of malicious code, right? So for now, thank you so much. Allah Hafiz.